गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे हिस्ट्री के अंदर 3rd चैप्टर चल रहा है जिसमें हमारा नया 5th लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 36 सभी बच्चे अपनी किताबें खोल लें और पेज नंबर 36 पर चले जाएं। इससे पूर्व तक का हमारे द्वारा अध्ययन कर लिया गया था। बीच में हमारे वीडियो बंद भी हो गए थे, तो इसलिए हमारे द्वारा फिर से रिवीजन 3rd चैप्टर का प्रारंभ किया गया था। 4th लेक्चर के बाद अब हमारा ये 5th लेक्चर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 36 पर, जहाँ पर आपके 2 चित्र बने हुए हैं जो मस्जिद से रिलेटिव हैं। एक चित्र 12वीं सदी के आखिर में बनाया गया था और दूसरा चित्र जो है वो अलग स्थान दिल्ली के अंदर जहाँपना नामक एक स्थान है, जिसे पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, वहाँ की मस्जिद का बना हुआ है। सबसे पहले हम इस मस्जिद शब्द का अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इनकी जानकारियाँ लेंगे। मस्जिद यह अरबी का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ पर मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते थे। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एक साथ एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की इस रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम का मतलब इनके भाषा में, अरबी भाषा में नेता होता है, के रूप में चुना जाता है। इमाम जो होता है शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश या खुतबा पढ़ भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। ये बच्चों लाइन नोट करने लायक है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। हमारे मध्य एशिया में हमारे मक्का स्थित है, तो ऐसी स्थिति में भारत जो है पूर्व में स्थित होने के कारण मक्का की तरफ यदि मुँह करेंगे हम, तो पश्चिम दिशा की ओर हमें मुँह करना पड़ेगा। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ये लाइन भी नोट कर लेना। जिस दिशा में मुसलमान लोगों के द्वारा नमाज के दौरान खड़ा हुआ जाता है, मुँह करके खड़ा हुआ जाता है, वो दिशा क्या कहलाती है? किबला कहलाती है। अब बच्चों यहाँ पर ये जो चित्र बने हुए हैं ना, चित्र 2 और चित्र 3, इसके बारे में सामान्य जानकारी का अध्ययन हम करेंगे। चित्र 2 जो दे रखा है वो 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बल अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारों से संबंधित है। ये जामा मस्जिद है जो दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा बनाई गई थी। सबसे पहले इस शहर में स्थित है, मतलब सबसे पहली मस्जिद जो दिल्ली के अंदर बनाई गई थी वो यही मस्जिद थी। इतिहास में इस शहर को दहली-ए-कुहना, जिसे हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? पुरानी दिल्ली या पुराना शहर के नाम से जानते हैं, कहा गया है। क्या कहा गया है? दहली-ए-कुहना का दूसरा नाम क्या है वर्तमान में? पुरानी दिल्ली। इस मस्जिद को इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और अधिक विस्तार किया था। मीनार 3 सुल्तानों के द्वारा बनाई गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। चित्र 3, नीचे भी एक मस्जिद का चित्र बना हुआ है बच्चों। इसे बेगमपुरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँपना, ये जहाँपना कौन सा स्थान है बच्चों? ये आप अपने जहाँ पर चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहाँ पर एक मानचित्र बना हुआ है, वहाँ पर आप देखोगे तो जहाँपना आपको मिल जाएगा। चैप्टर जहाँ आपके स्टार्ट हुआ है वहाँ एक मानचित्र बना हुआ है जिसमें जहाँपना आपको दिल्ली में दिखाई देगा। वहाँ पर ये बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किया गया और इसको किसने बनाया? मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में ये बनाई गई थी। विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र 1 में जहाँपना को ढूंढिए। मानचित्र 1 मैंने आपको बताया जहाँ चैप्टर ये स्टार्ट हुआ है 3rd वाला, वहाँ आपके एक मानचित्र बना हुआ है, उसमें जहाँपना नामक स्थान दिखाई दे जाएगा। हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 37 पर। पेज नंबर 37 पर आपके दो मस्जिदें और बनी हुई हैं बच्चों चित्र के रूप में।
यहाँ पर देखो चित्र 4 के रूप में मोठ की मस्जिद है, जिसे सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्रियों के द्वारा बनवाई गई थी। यह उसके मंत्रियों के द्वारा बनवाई गई मस्जिद है। और चित्र 5 के अंतर्गत जमाली कमाली की मस्जिद है, जो 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित की गई थी। अब हम मस्जिद से रिलेटिव जो अन्य जानकारियाँ हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनाई थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का 12वीं शताब्दी के बाद तेज़ी से विस्तार हुआ था। इन्होंने ना सिर्फ उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी अपने पैरों को फैलाया था, अपनी सल्तनत का विस्तार किया था। और इन्होंने पूरे उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक शहरों में मस्जिदों का निर्माण भी कराया था। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को भी बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय में जुड़े होने के बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक होती थी। ये जो मुसलमान थे अनेक स्थानों से आए थे, लेकिन जब ये मस्जिद में प्रवेश करते थे तो एक समान आचार संहिता और एक समान धर्म की से संबंधित समुदाय से वो हैं, इस चीज़ का उन्हें उन मस्जिदों में बोध होता था और उन्हें कराया जाता था। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमियों से आते थे। यहाँ पर बच्चों फिर एक क्वेश्चन मार्क करके दे रखा है आपके। चित्र 2, 3, 4 और 5 की तुलना कीजिए। इन मस्जिदों की समानताएं असमानताएं ढूंढ निकालने की कोशिश कीजिए। चित्र 3, 4, 5 में स्थापत्य की उस परंपरा का विकास दिखाई देता है जिसकी चरम सीमा हमें दिल्ली में शाहजहाँ की मस्जिद में दिखाई देती है। अध्याय 5 में चित्र 7 को देखें। तो ये तो अपनी सामान्य जानकारी के अंतर्गत है। ये जब क्लासें लगेंगी बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को तब सॉल्व किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नज़दीक से एक नज़र। अब हमारे द्वारा ये जो सल्तनत काल के अंदर खिलजी वंश था और तुगलक वंश था, इसके अंतर्गत हम प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं या उनके आपस में समानता असमानता देख रहे हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिशों, सामंतों और जमींदारों के इल्तुतमिश ने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद किया था और उन्होंने उन्हें ही नियुक्त किया था। इन गुलामों को फ़ारसी में बंदगा कहा जाता था। बंदगा बच्चों जो इनके वो थे, गुलाम थे, बंदगा कहा जाता था, जिन्हें ये क्या करते थे, बहुत इनकी योग्यता के अनुसार ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करा जाता था। वे गुलाम जिन्हें सुल्तानों के द्वारा, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा ऊंचे पदों पर या सम्मानीय पदों पर नियुक्त किया जाता था, वो क्या कहलाते थे, फारसी में बंदगा कहलाते थे। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। पेज नंबर 38 निकाल लीजिए अपना। यहाँ आपके एक बॉक्स बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है बेटों से बढ़कर गुलाम थे। ये सल्तनत काल के जो सुल्तान थे ये अपने बच्चों से बढ़कर इन गुलामों का पालन पोषण करते थे और इन्हें सम्मानीय पद प्रदान करते थे और इन्हें उनसे अधिक योग्य मानते थे। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना भी है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको फिर एक क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? बच्चों ये क्वेश्चन
आप अपने ज्ञान के आधार पर बताइएगा, क्या एक गुलाम को या एक नौकर को अपने बच्चे से बढ़कर भी मान देना चाहिए या नहीं। फिर यहाँ पर साइड में एक शब्द का अर्थ लिख रखा है, आश्रित। आश्रित किसे कहते हैं? जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता है या उस पर निर्भर होता है। उसकी मतलब सारी जिम्मेदारियाँ, चाहे खाने से, पहनने से, रहने से, शिक्षा से, सारी सुविधाओं का ध्यान किसी दूसरे के द्वारा रखा जाता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? आश्रित या डिपेंडेबल पर्सन कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। खिलजी और तुगलक वंश के जो शासक थे वो बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे थे। बंदगाह अपन ने पहले ही पढ़ लिया है कि सल्तनत शासकों के द्वारा अपने गुलामों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था, जिन्हें फ़ारसी भाषा में बंदगाह के नाम से जाना जाता था। खिलजी वंश के शासक भी और तुगलक वंश के शासक का भी ये बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लग गई थी। गुलाम और आश्रित जो थे अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं रहते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच में टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों के द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। यहाँ पर बच्चों फिर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन के बारे में सामान्य जानकारी दे रखी है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीज खुमार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला, फरुज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया गया था। 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में दिया था। आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? ये क्वेश्चन भी बच्चों अभी रहने दीजिए, आप आगे बढ़ते हैं हम। पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार और मुक्ति कहलाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों में राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली हुई रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही दिया जाए, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन किया जाता था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों ही इन नियमों के प्रति बहुत सजग थे और उन्होंने इनका सख्ती से पालन कराया था। मुक्ति लोगों के द्वारा एकत्र किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक को रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने पर बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य द्वारा अपने नियंत्रण में ले आया था। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार उसने छीन लिया था, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य कर दिया था। सुल्तानों ने प्रशासकों के जमीनों की पैमाइश की
और इसका हिसाब जो था बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लग गए थे। उस समय 3 प्रकार के कर थे। बच्चों ये लाइन नोट कर लेना। 12वीं शताब्दी में जो सल्तनत काल था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का, उसके अंतर्गत 3 प्रकार के कर पाए जाते थे। कृषि पर कर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसानों की उपज का लगभग 50% तक होता था। दूसरा मवेशियों पर कर लगता था और तीसरा घरों पर कर लगाया जाता था। ये याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहरी था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा का पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। बैठने में भी सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों को अपना शासन जमा रखा था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर यह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था और फिर से ये क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते थे। सरदार और उनकी किलेबंदी से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। क्यों ये इतने स्ट्रॉन्ग थे या सुदृढ़ किले थे कि यहाँ की स्थानीय लोगों के द्वारा बनाए गए थे, जिन पर सल्तनत के बड़ी बड़ी सल्तनत, चाहे खिलजी की सल्तनत हो चाहे वो तुगलक की सल्तनत हो, वो टिक नहीं पाती थी। कुछ समय तक तो अधिकार कर लेती थी, फिर वे स्वतंत्र हो जाते थे सरदार। तो हम ये अध्ययन कर रहे हैं इस बॉक्स के अंतर्गत। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं शताब्दी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया था कि सरदार जो थे कभी कभी चीनी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में कितने किले बनाकर रहते थे। कभी कभी बांस के झुरमुटों में रहते थे। भारत में बांस पोला नहीं होता था। भारत में बांस पोला नहीं होता था। ये बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी कोई असर नहीं होता है और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में ही रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम कर देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही इनके मवेशी और फसलें रहती हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध होता है, अर्थात वहाँ एकत्र हुआ वर्षा का जल। इसलिए इन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से ही बासों को काट डालती है। इसलिए ये सेनाएं जो बलशाली होती थी, ये इन पर आधिपत्य तो कर लेती थी, लेकिन लंबे समय तक उस सल्तनत का अधिकार नहीं हो पाता था। सरदार फिर से स्वतंत्र हो जाते थे। चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियान आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया था। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका धावा झेलना पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी थी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए चुनौती था। आइए देखते हैं हम दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया था। देखो कल हमारे द्वारा इन चुनौतियों का सामना कैसे किया गया था, चंगेज़ खां के आक्रमणों का सामना किस प्रकार किया गया था, इसका अध्ययन किया जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू बच्चों।